हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस पिछले साल रीट के एग्ज़ाम में आए थे। ये जो अभी 23 और 24 को पेपर होने जा रहा है उसमें तो हेल्प करेगा ही, और जो बाकी के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे सी टेट, सुपर टेट, KVS, NVS जैसे एग्ज़ाम्स में भी ये हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 91 से स्टार्ट है। द डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस इज टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज़ या फिर डायरिया। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। टाइफाइड इसमें आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। मलेरिया, मलेरिया भी नहीं होगा। क्यों? ये तो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से होता है जो कि प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो ये मलेरिया भी ऑप्शन नहीं होगा। डायरिया, क्या डायरिया आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक इन्फेक्शन का सिम्टम है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, या फिर किसी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। तो डायरिया भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ? 91 का आंसर हो जाएगा रेबीज़। ठीक है, रेबीज़ क्या, जैसे किसी एनिमल के काटने से हो जाता है। ठीक है, अगर उसको रेबीज़ है तो जिसको काटा है तो उसको जो सलाइवा है वो ट्रांसफ़र कर देगा, उससे रेबीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेबीज़। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप खुद ट्राई करो। ठीक है ना, आंसर देने का। उसके बाद फिर आप उसको प्ले कर दो, इससे आपको हेल्प होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, ईस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ईस्ट खमीर किसका एग्जाम्पल है? ये एक बैक्टीरिया है या फिर फंगाई या फिर वायरस या फिर एल्गी। ठीक है, ये तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये क्या है? ईस्ट क्या है? एक फंगाई है। ये हम लोग जो ईस्ट है किस में यूज़ करते हैं? ईस्ट का जो पाउडर है वो हम लोग अपने फूड आइटम में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, ठीक है ना, या फिर आटा, उसको फुलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट उसमें यूज़ होता है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? फंगाई, ऑप्शन बी। इसमें कई आंसर्स रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो इसमें टिक हैं आंसर, इसको प्लीज़ मत ध्यान दीजिए, अपना दिमाग लगाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड हैबिटेट प्लांट। ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रिला, बैम्बू, ओपिंशिया या फिर सोल्डेनेला। ठीक है, तो हाइड्रिला, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो। ठीक है, पानी में ग्रो करने वाला प्लांट। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? पॉन्ड हो गया, ठीक है ना, लेक, ये यहाँ पे ग्रो करने वाला है। तो ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन, बैम्बू। ठीक है, बैम्बू को तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वार्म होता है क्लाइमेट, ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो बैम्बू आंसर होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, ओपिंशिया। ओपिंशिया क्या है? ये तो एक कैक्टस का स्पीशीज़ है। ठीक है ना, कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट एरिया में। ठीक है ना, वहाँ भी गर्मी। ठीक है, तो ये कोल्ड हैबिटेट प्लांट तो बिल्कुल ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर, 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्डेनेला। ठीक है ना, ये है कोल्ड हैबिटेट प्लांट। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज आपको इसका आंसर नहीं पता, डी ऑप्शन, ठीक है, तो जो बाकी की जो 3 ऑप्शन है उसको ट्राई करिए। ठीक है, उसको एलिमिनेट करते जाइए। ठीक है, इस तरीके से हम किसी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 94। अब देखो 94 का आंसर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमने देखा था ना, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो जो टीबी होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप नाम से एकदम क्लियर है। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो 1 का तो हो गया डी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, अब इसमें देखो टाइफाइड का आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो ए में सैल्मोनेला टाइफी, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, टाइफाइड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड का हो गया क्या? ए। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट का डी है और सेकंड का ए। यहाँ पे देखो फर्स्ट का डी और सेकंड का ए। सेकंड का ए किस में है? इसमें है। ठीक है, और फर्स्ट का डी इसमें है, ए में और सी में। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा। बस अगर हमें एक आंसर मिल जाए, ठीक है, तो 94 हो जाएगा।
तो अब आते हैं हम लोग चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स देखो, ये क्या है, चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में वेरिसिला जोस्टर, ठीक है ना, देखो वेरी वायरस, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि ये तो वायरस है, ठीक है। तो वेरिसिला जोस्टर किसका नाम है, ये एक वायरस का नाम है। तो फोर्थ का हो गया बी। तो अब यहाँ पे देख लो फोर्थ का बी किस में है, फोर्थ का जो बी है ए ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरा आंसर मिल गया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। वूपिंग कप की अगर बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो थर्ड का जो है क्या हो जाएगा, सी, थर्ड का क्या हो जाएगा, ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, लीवर है। 95 का ए ऑप्शन, लीवर। तो बाकी ऑप्शन को मुझे नहीं लगता कि देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें एसआई यूनिट पूछा हुआ है। एसआई यूनिट सिस्टम, इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, सिंपल। बाकी का ऑप्शन देख लो, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है। तो पावर का क्या होता है, पावर का होता है वॉट, ठीक है। वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो वर्क भी नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेस द अर्थ इज, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, अच्छा देखो तीन टाइप के हम लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र तीन टाइप के पढ़ते हैं, तीनों पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स का जो एक्चुअल में जो मोशन है, ठीक है ना, वो नहीं होता है, ओके, कंडक्शन में। अगर बात करें कन्वेक्शन में, ठीक है, कन्वेक्शन में जो है जो मोशन का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो एक्चुअल में होता है। जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं ना, तो जो बबल्स हैं वो एक्चुअल में मूव करते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उसमें मूव करते हैं, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या है कि जैसे कि हम लोग बात करें सन की जो एनर्जी है, ठीक है ना, सन की जो हीट एनर्जी है वो अर्थ पे आती है, ठीक है। तो वो किस वजह से आती है, वो रेडिएशन की हेल्प से आती है, ठीक है ना। तो वो जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 97 का अगर आंसर की बात करें तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। तो 97 का आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between two plane mirrors which are kept at 60 degree with each other, the number of images found will be, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है जिसमें एंगल दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम लोग करते हैं। इसके लिए पता है एक फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, जो कि फॉर्म होंगी। जो थीटा है, थीटा क्या है, वो एंगल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस तरीके से जो है दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा, ओके। इनके बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो बता रहा है कि इसमें इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे थीटा की, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री -1, ठीक है। ये कितना आ गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 -1 ये आ गया 5, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी, ठीक है। अब दिख रहा होगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर ऑप्शन सी 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। ये साउंड का क्वेश्चन आ गया। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ साउंड।
एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच या फिर टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको भी मैं अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे सपोज ये साउंड की कोई वेव है, ठीक है, ये सपोज ये साउंड की कोई क्या है, ये वेव है, ठीक है। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड, ओके, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी साउंड वेव की, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ओके, अगर साउंड वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड की लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ओके। पिच की अगर बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका पिच ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, ठीक है। तो 99 का आंसर अगर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, when an object is placed in front of concave mirror at its center of curvature the image formed will be, ठीक है। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या है, जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये पोल होता है, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा होता है ना, तो जो इमेज बनती है ना जस्ट इसके नीचे, और इसका जो साइज़ होता है ना वो इक्वल साइज़ होता है, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 का, इसमें रियल इमेज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, और उसका साइज़ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, जो इमेज का जो साइज़ होगा ना बिल्कुल बराबर होगा। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी था ये, ऑप्शन बी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, अब यहाँ से आप देखो मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स मेक्स इट अ ग्लोबल सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथ्स का कौन सा फीचर है जो मैथ्स को एक ग्लोबल सब्जेक्ट बनाता है, ठीक है ना, वैश्विक विषय बनाती है। तो लैंग्वेज अगर कॉम्प्लेक्स हो तो क्या मैथमेटिक्स को एक ग्लोबल सब्जेक्ट बना देगी, नहीं, ये तो और दिक्कत होगी अगर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा अगर संक्षिप्त हो, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है ना, भाषा की एक रूपता हो, ठीक है, तब तो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे आप देखो अगर सपोज यूएस में मैथ्स कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना, कोई यूके में पढ़ रहा है, कोई इंडिया में पढ़ रहा है, तो अगर जो मैथ्स की जो भाषा है, ठीक है ना, वो अगर यूनिफॉर्म है तब तो फिर सही रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो 101 का आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की एक रूपता। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, थ्रू मैथमेटिक्स टीचिंग चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस, ठीक है। तो कौन से ऐसे जो इमोशंस है वो बच्चे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, लॉजिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, थिंकिंग पावर या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब भी मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है ना, और अपनी स्किल्स को वो डेवलप करेगा, ठीक है, तो इनमें से जो लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, थिंकिंग पावर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करेगा, ठीक है। तो इसका 102 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन विच द मूव इज फ्रॉम अननोन टू नोन एंड इन विच द टेंडेंसी टू सर्च इज एंकरेज्ड, ठीक है। सिंथेटिक मेथड होगा या फिर एनालिटिक मेथड होगा या फिर प्रोजेक्ट मेथड और लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे बात हो रही है अननोन से नोन जाने में, ठीक है, और टेंडेंसी टू सर्च एंकरेज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन अगर देखो तो यहाँ पे एनालिटिक मेथड है, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है, एनालिटिक मेथड में क्या हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को हम लोग ब्रेक करके तब फिर सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो सिंथेटिक मेथड होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, हम चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तब सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसका जो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, द कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म्स इज, ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल, प्रैक्टिकल या फिर फंक्शनल।
तो इसका आंसर देखो बहुत बहुत आसान है। अगर कोई मैथमेटिकल टर्म्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना, मैथमेटिकल टर्म्स सीख जाता है, ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से उसको क्या फ़ायदा होगा? क्या ये फ़ायदा होगा कि जैसे वो अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, ठीक है ना, जो अपने व्यवहारिक जीवन में उसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज़ आप जाते हो मैगी का एक पैकेट खरीदने के लिए, ठीक है ना, 12 रुपये का पैकेट एक मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए, ठीक है। तो शॉपकीपर को आप देते हो 20 रुपये, वो आपको 6 रुपये दे देता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की नॉलेज ना हो, ठीक है ना, इन टर्म्स के बारे में अगर पता ना हो, तब तो आपको 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है इसका आंसर, 104 का क्या आ जाएगा? प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 105, डैश इज नेसेसरी टू फाइंड आउट मैथमेटिकल एरर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। रिमीडियल टेस्ट होगा, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, या फिर ओरल टेस्ट, ठीक है, या फिर नेचर टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होते हैं, जैसे सपोज आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा? वो टेस्ट लिखिएगा कुछ आपको, ठीक है ना, डायग्नोस करेगा कि आप सपोज पेट का अल्ट्रासाउंड करा दो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो आपको जो आपकी जो बीमारी है उसको पता लगाने के लिए डायग्नोस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो मैथमेटिकल एरर्स की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, किसी अगर हम लोग को मैथमेटिकल एरर्स पता करना है, ठीक है ना, तो हम उसमें जो टेस्ट यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर एक्सीड्स इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if 17 is added to the numerator and 1 is subtracted for the denominator, we get the rational number 3/2, then rational number is, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको चलिए करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, जो हमारा रेशनल नंबर है वो x/y की फॉर्म में है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है? डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर एक्सीड्स इट्स न्यूमरेटर बाय 8, ठीक है। तो हम लोग पहली कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो, ठीक है, एक्सीड कर रहा है न्यूमरेटर से बाय 8, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ 17 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर 17 को ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो x प्लस 17, ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फॉर द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया गया? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेशनल नंबर मिल जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमारा जो रेशनल नंबर मिल जाएगा वो मिलेगा 3/2, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन, ओके। अब बस क्या करना है, हमें y की वैल्यू x में पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू जब पुट कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? x की जगह x प्लस 17 अपॉन y-1, y की जगह पुट कर देंगे x प्लस 8, तो x प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, x प्लस 17 अपॉन x 8 माइनस 1 7 इक्वल टू 3/2। दोनों तरफ हम अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x, ठीक है, ये 17 दूना 34 34, ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2x जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 21 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। 34 माइनस 21 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 13, मतलब कि हमारा क्या आ गया? न्यूमरेटर आ गया। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 8 है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 13 प्लस 8, ठीक है, 13 और 7 कितना हो गया? 20।
और 21 y की वैल्यू। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, x अपॉन y की अगर बात करें आ गया 13/21। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 106 का 13/21। ठीक है, क्या आ गया था इसका आंसर 13/21। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन 107, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स 7, 14 एंड 21। ठीक है, इज। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पता है, इसमें हम 7, 14 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7, 14 और 21 इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। चलिए, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 3 जा 21। ठीक है, ये 2 1 जा 2, ओके, ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ गया कितना, 7 × 2 × 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था। ठीक है, इसमें क्या निकालना था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो 42 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 42 का अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ओके, 4 4 = 16, 4 कितना आ गया, 1764। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 107 का 1764, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 108 करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/³ ऑफ 8/0.000216 प्लस ³ ऑफ 0.000343। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 343। ठीक है, क्यूब रूट में रहेगा ये 343 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻⁻⁶। ओके, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पे है क्यूब रूट। ठीक है, 8 अपॉन, उसी तरीके से ये आ जाएगा 216 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। क्लियर है। अब देखो, अब इसको, ये जो सेकेंड टर्म है हमारा, इसको अगर सॉल्व करना चाहें, ठीक है, 343 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 343 अगर आप देखो तो क्यूब रूट किसका है, 7 का क्यूब है ये। ठीक है, 7 का क्यूब है 343, और 10⁻⁻6 अगर निकालना है तो 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 क्या है, इसका क्यूब रूट है, मतलब कि 1/3 पावर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, और 10⁻⁻2 होता कितना है, ये हो जाएगा 1/100, सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/100। क्लियर, ये आ जाएगा 7/100। इस वाले टर्म को देखते हैं, 1 अपॉन, यहाँ पर है क्यूब रूट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 8 को 2 1 6 से। ठीक है, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, फिर 8 7 56, यह आ जाएगा 1/21। ठीक है,
ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 1/27 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना हो, ठीक है, 27 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर। ओके, और 10⁻⁻6 इसका भी क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 3, ओके, अपॉन 100 प्लस 7/100 इक्वल टू 100 निकालिए एलसीएम, ये आ गया 3 + 7। ठीक है, ये 10/100, 0 0 कैंसिल, 1/10, 1/10 होता क्या है, 0.1। ठीक है, तो इसकी आंसर की अगर बात करें 108। ठीक है, क्या आंसर आया था हमारा 0.1। ठीक है, तो 0.1 यहाँ पे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ओके, एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चंस ये करोगे तो बहुत तेज़ी के साथ करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 109। शंकर took a loan of rupees 25,000 for purchasing a machine. How much amount will he repay after 1 year 6 months at annual rate of 12% when interest is accumulated annually? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, ₹25,000। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100, ओके, पावर n। यहाँ पर R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल और n टाइम पीरियड है। तो पहले साल के लिए अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25,000 इक्वल टू 1 + रेट, रेट कितना है 12%। ठीक है, $25,000, ये आ गया 100, ओके, ये आ गया 112, ये हो गया 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करो तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, 112 को आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से, ट्वेंटी एट हंड्रेड और 1 0 पहले से था। ठीक है, तो जो अमाउंट आ गया हमारा पहले साल के लिए आ गया 28,000 रुपये। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 6 महीने के लिए। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, तो हमने 1 साल का निकाल लिया, अब 6 महीने के लिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 6 महीने के लिए अगर निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 28,000 इंटू रेट कितना हो जाएगा 6, ओके, अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल। ओके, 1680। ठीक है, ये तो 6 महीने के लिए आ गया। ठीक है, ये 6 महीने के लिए आ गया। उसमें से अब ये 1680 रुपये जो आया है इसको हम पहले जो हमारा शुरू में अमाउंट था, ठीक है, उसको इसमें से ऐड कर देंगे। तो 28,000 में ऐड करना है 1680 रुपये, सिंपल। ये आ गया 29,000, ओके, 680 रुपीज़। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं 29,680 किस में है।
ये रहा ऑप्शन डी। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। Rajan purchased two ceiling fans at the rate of rupees 2500 each, out of which one fan was sold at 15% profit and other was sold at 8% loss. How much profit or loss percentage is obtained in whole transaction? ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेंशन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन ₹2500। ठीक है, एक फ़ैन परचेज करने में इसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, और दूसरा फ़ैन नहीं, एक फ़ैन जो है सोल्ड करने में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा जो फ़ैन सोल्ड कर रहा है तो उसको 8% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का भी लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, एक लॉस परसेंटेज का भी लगेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो पहले केस में प्रॉफिट 15%। ओके, तो 15 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। ठीक है, CP कितना है? 2500 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो प्रॉफिट आ गया कितना? 15 इंटू 2500। ठीक है, तो 25 इंटू 15 करना है, तो 15 को ब्रेक कर लिया, 10 + 5 इंटू 25 प्रॉफिट, ये कितना आ जाएगा? 250। ओके, और ये कितना आ जाएगा? 125, 375। तो प्रॉफिट कितना आ गया? ₹375 का उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट केस में क्या है कि 8% का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉस अपॉन CP। CP क्या है? 2500 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, ये 0 कैंसिल हो गया, लॉस आ गया 25 इंटू 8। 25 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? लॉस आ गया कितने का? 200 रुपये का उसको लॉस आ गया। तो एक अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट ही हो रहा है ना। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 375 माइनस 200, 175 का उसको हो रहा है प्रॉफिट। तो पूछा है कि बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट है 175 अपॉन CP। अच्छा, अब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? टोटल होगा। पहले कि 2500, ठीक है, 2500 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। ओके, इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 से कैंसिल करें, 5 10 से 50, 5 15। ठीक है, 35/10 मतलब कि 3.5% का इसको क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.5%, ऑप्शन C। क्लियर? Now question number 111. A tank of 30 meter long, 20 meter wide and 12 meter deep is dug in a rectangular field of length 588 meter and breadth 50 meter. The earth sand so dug out is spread evenly on the remaining part of the field. The height of the field raised by 8. ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अब जो हम ये देख सकते हैं कि जो टैंक है, ठीक है ना, इससे जो मिट्टी निकाली जा रही है, ओके, और जो मिट्टी निकाल के फिर किसी फील्ड में डाली गई, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं?
ठीक है। तो दोनों के जो वॉल्यूम है उनको हम क्या कर दें, बराबर कर दें। ठीक है, तो जो V1 हो जाएगा वो हो जाएगा V2 के बराबर। ठीक है, V1 क्या है, वो है 30 इंटू 20 इंटू 12। ओके, और V2 क्या है हमारा 588 इंटू 50। ठीक है, और जो तो इसमें जो तीसरी डायमेंशन है वो गिवन नहीं है, वही निकालनी है, हाइट ऑफ द फील्ड, उसको मान लेते हैं h। ठीक है, तो h जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन 588 इंटू 50। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो हाइट आ जाएगी 0.25 मीटर। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर में अगर आप देखो तो यहाँ पर 0.25 मीटर है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको किस में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन डी। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 112, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स मान लेते हैं n। ठीक है, क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दी है 60 इंटू 54 इंटू 30। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, हम क्यूब के साइड के क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइड दिया हुआ है कितना 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, सिंपल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 10 जा 60, 6 9 जा, ठीक है, 10 9 जा कितना हो गया 90 हो गया, 90 इंटू 5 कर देंगे, ये कितना आ गया 45, 450 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 450। ओके, क्या पूछा हुआ था, क्यूब्स की संख्या। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसमें 450 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा 450, ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 113, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट आर लेस देन 60 kg। ठीक है, तो 60 kg से कम, तो 60 kg से कम क्या इधर का पोर्शन होगा। ओके, तो 4 5 10 और 7 इनको ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए 26, 113 का ए। Now question number 114. Following pie chart represents expenses on different items in construction of a room. If total expenses in construction of a room are rupees 2 lakh, then how much money was expended on labor? ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लेबर को जो एंगल गिवन है वो कितना है 90, तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360। ठीक है, इंटू 2 लाख। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, 9 10 जा 90, 4 जा ओके, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ओके 50,000, सिंपल। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 115, अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल एंड सम ग्रीन बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज ₹1/6, देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो बैग में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, उसको हम n मान लेते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जो ग्रीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल, ठीक है, वो कितना है, वो 1/6 है। तो 1/6 विल बी इक्वल टू, अब टोटल जो संख्या है वो बॉल्स की कितनी है, n, तो n -15, ठीक है ना। 15 क्यों कर देंगे, क्योंकि रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई n -15, ओके, 6n -90, तो n इज इक्वल टू 6n -90, ठीक है। n को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 5n आ गया और ये आ गया 90, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी है, 18 है, ठीक है। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है इसमें नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 18 में से, ठीक है, 18 में से हम क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि 15 रेड बॉल्स थी ना, तो 18 में से 15 गया, 3 बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 3 का 115 का सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, क्या है, 30 to the power -5 into 5 to the power 12 अपॉन 625 into 6 की पावर है -5, ठीक है। अच्छा देखो, 30 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 into 5 कर सकते हैं, 6 into 5 की पावर -5, ठीक है, 5 की पावर 12 अपॉन, ठीक है। अब 625 क्या है, 625 को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो 25 इंटू 25 इंटू 6 की पावर -5, ठीक है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 12, ठीक है। 25 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, कि 5 की पावर 4, ओके, इंटू 6 की पावर -5, ओके। इसको अलग कर दें हम, तो 6 की पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5 इंटू 5 की पावर 12 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 6 की पावर -5, ठीक है। 6 की पावर -5 और 6 की पावर -5 ये कैंसिल हो गया, ओके। ये ऊपर गया, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 12, ये हो जाएगा 5 की पावर -4, ये कितना आ जाएगा, -9 इंटू 5 की पावर 12, ओके। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन सी, 125। नेक्स्ट 117, इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखो, ये है 6 की पावर है 2x प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय 216 इक्वल टू 36, ओके। तो 6 की पावर है 2x प्लस 1 डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं हम, 216 इक्वल टू 36, क्लियर है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, 6 की पावर 2x प्लस 1, तो 216 अगर हम बात करें, ठीक है, तो 6 इंटू 6 होता है 36, और 36 इंटू 6 अगर करें तो ये होता है 216, ओके। तो ये क्या है, 6 का क्यूब है,
और जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। क्लियर? ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये रह जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 की पावर 3। अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 की पावर 5, 6 की पावर 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा कंपेयर करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4, ठीक है 4/2, ये आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, तो इसका अगर हम आंसर बात करें 117 का आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 7xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 118 का ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 119, 9a स्क्वायर माइनस 9ab माइनस 40b स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो ये बहुत सिंपल है। इसको अगर हम फैक्टराइज करें, देखो ये है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 9ab, ओके, माइनस 40b स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। b स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आ जाएगा 9ab अपॉन b स्क्वायर माइनस 40b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो ये b स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ पर भी ये b कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 9a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 9a अपॉन b और माइनस 40। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर a अपॉन b को मान लो x, ठीक है। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 40। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे 9 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 40 इंटू 9, ठीक है, कितना जाए 360, 360 का निकाल लो एलसीएम। ओके, ओके, तो अब इस तरीके से हमको अरेंज करना है कि यहाँ पे -9x आ जाए, ठीक है। तो आप देखो 2 2 4, 4 2 8, 24, 24, ओके, 5 15, 24 और 15 का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, 24 और 15 का कॉम्बिनेशन है, इससे -9 आ जाएगा। ओके, कैसे आएगा -24 ले लें और प्लस 15 ले लें, ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 माइनस 40। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये क्या है यहाँ पे 15x है, ठीक है। तो ये आ गया 3x प्लस 5 और 3x माइनस 8, ओके। और हमें पता है कि x की वैल्यू क्या थी a अपॉन b, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स अगर आ जाएंगे क्या आ जाएंगे 3, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा प्लस ये 5b हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3a हो जाएगा माइनस 8b हो जाएगा, ओके। तो ये कहाँ पे है ऑप्शन में 3a प्लस 5b और 3a माइनस 8b, ओके, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b और 3a माइनस 8b, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 120 करते हैं, वैल्यू निकालनी है, बहुत ये भी बहुत सिंपल है।
एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पे क्या गिवन है लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। 10 को अगर करें 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो सिंपल है। 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। 7 ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, x प्लस 5, ओके। यहाँ पे 2 कॉमन तो x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 2, ओके। यहाँ पर x प्लस 5 और x प्लस 2, नीचे x प्लस 2, ये हो गया कैंसिल, क्या आ गया, x प्लस 5, सिंपल। तो x प्लस 5 कहाँ पे है, 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। अब यहाँ से साइंस स्टार्ट हो गया फिर से। तो फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, फ्यूज वायर किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। हीटिंग इफेक्ट क्या है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, तो सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होगा नहीं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ये भी नहीं होगा। फ्यूज वायर किस पे वर्क करता है, हमारे घरों में जो फ्यूज वायर लगे होते हैं उसमें हीटिंग की वजह से होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो अप्लायंस होते हैं। तो 121 का आंसर सिंपल ऑप्शन सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 122, द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज। तो एस्केप वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। उसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 122 का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 122 का आंसर ऑप्शन डी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो ये काम किस में होता है, प्लॉटर में होगा नहीं, ठीक है, OMR में भी नहीं, MICR में भी नहीं, स्कैनर में होता है ये काम, ठीक है। तो 123 का आंसर ऑप्शन बी, स्कैनर। 124 तो बहुत आसान है। SB किसका सिंबल है, ये तो एंटीमनी का सिंबल है, ठीक है ना। आप एलिमेंट्स में अगर देखोगे तो एंटीमनी का सिंबल SB होता है, ठीक है। 124 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें कंपाउंड क्या है, डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये तो एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना, कार्बन के, ठीक है। ओजोन, ओजोन भी नहीं होगा, O3। कंपाउंड्स में क्या है, वाटर, वाटर पता है ना, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके तो हम ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहा है, तो कंपाउंड इसमें कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो 125 का आंसर ऑप्शन डी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन फीमेल में होता है वो किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो 126 का आंसर ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। ना क्वेश्चन नंबर 127, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग की वजह से होता है, बर्ड निकल आता है ना उसमें, ठीक है। बाइनरी फिशन होता नहीं, मल्टीपल फिशन, स्पोरुलेशन ये नहीं होगा, बर्डिंग हो जाएगा इसका आंसर, बहुत सिंपल है। 127 का ऑप्शन डी, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हॉट स्पॉट वॉज गिवन बाय, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है दिया गया है, हॉटस्पॉट किसने दिया है, नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है ना, नॉर्मन मेयर्स ने दिया है। तो 128 का आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, लैंडफिल, इंसिनरेशन या फिर रिसाइकलिंग या फिर डिस्पोजल इन वाटर, ठीक है ना। वाटर में डिस्पोज करेंगे तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना, नहीं कर सकते। लैंडफिल भी नहीं होगा इसमें, इसका रिसाइकलिंग भी नहीं होगा। इंसिनरेशन किया जाता है, इंसिनरेशन में क्या होता है, इसमें हम जलाते हैं, ठीक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट को जो पूरी तरीके से जला देते हैं। तो 129 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है। 130 का आंसर ऑप्शन ए। Now question number 131. Under Swachh Bharat mission,
20 volunteers can clean their village in 8 days. If village needs to be cleaned in 5 days, then how many volunteers will be required? ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए करते हैं। इसमें क्या है, सिंपल इसमें लग जाएगा क्या, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, तो मैन कितने रिक्वायर्ड है, 20 वॉलंटियर्स, कितना टाइम ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। ठीक है, फिर पूछा हुआ है कि 5 दिन में D2 जाएगा 5। ओके, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपल है, 5 4 = 20, 8 4 = 32, यहाँ से आ गया M2। तो हाउ मैनी वॉलंटियर्स विल बी रिक्वायर्ड, 32। ठीक है, तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 132, पार्था मूव्स फ्रॉम झुंझुनू टू जोधपुर बाय कार टू रीच इन 6 hours with an average speed of 60 km/h. What will be the average speed while returning if it takes 1/2 hours? ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, चलिए इसको करते हैं। तो पार्था मूव कर रही है झुंझुनू से जोधपुर के लिए, ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 घंटा लग रहा है। ओके, और एवरेज स्पीड कितनी है, 60 km/h। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड कितनी है, 60 km/h इंटू टाइम 6। ये कहाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया 360 किलोमीटर हो गया। ओके, फिर निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है वाइल रिटर्निंग इफ़ इट टेक्स 1/2 hours। ठीक है, 4.5 hours लग रहा है, तो सिंपल है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस लग रहा है 360 किलोमीटर, और टाइम 4.5 hour। ठीक है, 4/2 को हम 4.5 hour लिख सकते हैं, 4.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से, 5 7 = 35, 5 2 = 10, 0। ठीक है, 9 8 72, 80। तो कितना आ गया, 80 km/h। सिंपल, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 80 km/h। तो इसमें ऑप्शन देखें तो क्या है, 132 का ऑप्शन ए। Now question number 133. 3 years back, the population of a village was 50,000. After that, in the first year, the rate of growth of population was 5%. In the second year, due to epidemic, the population decreased by 10%, and in the third year, the population growth rate was noticed by a 4%. The present population of the village is। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की 5% हुई है, फिर सेकेंड ईयर में जो एपिडेमिक की वजह से क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई, फिर उसके बाद फिर ग्रोथ हुई 4%। ओके, तो चलिए इसको करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन जो फॉर्मूला लगाते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो, और इसमें क्या दिया हुआ है, 3 years बैक द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 50,000, 50,000 पॉपुलेशन थी। ओके ओके, फिर रेट की अगर बात करें तो पहले क्या हो रहा है, ग्रोथ 5% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 100 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया, 105, 105/100 इंटू, फिर क्या हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ। ठीक है ना, एपिडेमिक वजह से फिर डिक्रीज़ हो गया 10%, तो 100 में 10 माइनस कर दो, कितना हुआ, 90/100। ओके, फिर उसके बाद फिर से फिर से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो 4% का इंक्रीज़ कर देंगे, तो 100 + 4, 104/100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4
9140। ठीक है, तो पहले जो पॉपुलेशन थी 3 साल के बाद, ठीक है ना, 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 49,140। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 133 का ऑप्शन सी। 134, इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q देन द वैल्यू ऑफ X इज। अब देखो ये तो ओरली हो जाएगा, देखो कैसे होगा। ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है ना। ओके, ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 95 डिग्री है, तो ये भी 95 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये 95 तो ये भी 95। ओके, ये 95 मिल गया हमें, ये 30 मिल गया, तो ये आ जाएगा। ये पूरा जो एंगल है ये क्या है? 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री है। तो 180 में से हम 95 और 30 को माइनस कर दें। ठीक है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120, 120 प्लस 5 125। तो 180 में 125 माइनस कर दो, 180 में 125 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 55 डिग्री, 134 का ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ 135 में क्या है? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई। ठीक है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी इज 40 डिग्री, ए इज 80 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्राइंगल का। देखो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 ट्राइंगल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ये दूसरा ट्राइंगल है एफ डी ई। ओके, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी जब 5 सेंटीमीटर है तो जो एफ डी है वो भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंगल बी दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ से एंगल डी भी आ जाएगा कितना? 40 डिग्री। एंगल ए इज गिवन 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल सी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। ये 80 और ये 40, 80 और 40 कितना हो गया? 80 और 10, 80 और 20 हो गया 100, और 100 और 20 120, 120 मतलब कि 180 में 120 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60, ये भी 60। क्लियर है? इसमें क्या पूछा है? इसमें कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू होगी? तो डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो डी एफ निकला हुआ है 5 सेंटीमीटर है, तो ए ऑप्शन या तो बी, या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, फिर क्या गिवन है कि एंगल इसमें 60 डिग्री है। ठीक है ना, एंगल ई हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? एंगल ई देखो 60 डिग्री निकाल लिया, यहाँ पे देखो एंगल ई 60 डिग्री निकाल लिया ना, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल। डी एफ 5 सेंटीमीटर और ई 60 डिग्री। ठीक है, तो 135 का आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद 136। अब ये देखो यहाँ पे फिर से साइंस का पार्ट शुरू हो गया। साइंस क्या? इसमें राजस्थान की जीके पूछी हुई है। ठीक है, द मेन क्यूमिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर। ठीक है, तो राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले बताने हैं, इसमें कौन सा है? तो 136 का आंसर हो जाएगा डी, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, तो 136 का आंसर डी। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज हैज़ फॉर्मिंग फेस एंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो साइंस में आपने पढ़ा होगा एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो जिसका उसका फॉर्मिंग फेस होता है और मैचुरेशन फेस होता है। ठीक है, इसका गोल्गी बॉडी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 137 का आंसर ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ एन अडल्ट मैन। ठीक है, तो हम अगर देखें अपने अपर जॉ में और लोअर जॉ में, ठीक है, अपर जॉ में भी 16 दांत होते हैं और लोअर जॉ में भी 16 दांत होते हैं। तो सीक्वेंस इसमें क्या होता है? शुरू के जो एकदम सामने के जो 4 दांत होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? इंसिजर्स कहते हैं। ठीक है ना, इंसिजर्स, देन कैनाइन, देन प्री मोलर, इसके बाद लास्ट में होते हैं मोलर। तो इंसिजर्स जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? शुरू के 4 दांत होते हैं, फिर उसके पीछे कैनाइन 2 दांत। ठीक है, फिर प्री मोलर आती है बारी, उसमें 4 दांत होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में मोलर की अगर बात करें तो उसमें 6 दांत होते हैं। ओके, टोटल 16 होते हैं ना। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। Now question number 139. Out of the following which comes under product of science? Scientific attitude,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर साइंटिफिक लॉज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ साइंस की बात हो रही है। ओके, विज्ञान के उत्पाद। तो इसमें क्या है, जैसे हम साइंस की अगर बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, सिंथेसिस करते हैं, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली जो साइंस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो लॉज होते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक लॉज होते हैं। तो 139 का बहुत सिंपल आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 140, इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोस्टिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डायग्नोस्ट करने के बाद, ठीक है ना, डायग्नोस्ट करने के बाद क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग होती है। ठीक है, एरर्स हम फाइंड करते हैं, कोई भी टीचर जो है एरर्स किसी बच्चे में फाइंड किया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, फिर बाद में उसका निदान करेगा ना। तो निदानात्मक टीचिंग जो होती है, रिमीडियल टीचिंग होती है। 140 का आंसर ऑप्शन बी, सिंपल। 141 में केमिकल फार्मूला पूछा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ठीक है ना, होल ट्वाइस नहीं होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो 141 का ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर 142, द मेटल्स हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो इसमें मेटल पूछा हुआ है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। इन सब में गैलियम है, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक या फिर बिस्मथ। ठीक है, तो इसमें गैलियम है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, तो 142 का आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 143, कलर ऑफ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर इन अल्कलाइन मीडियम इज, वाइट होगा या फिर पिंक होगा, येलो या फिर लाइट ग्रीन। तो एसिड बेस का अगर आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो इसमें क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, 143 का आंसर ऑप्शन बी। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, एलॉन, डेक्रॉन, नाइलॉन या फिर रेयॉन। ठीक है, तो 144 का इसमें हो जाएगा डेक्रॉन। डेक्रॉन वो सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, 144 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 145, वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ इंडक्टिव मेथड इज। ठीक है, इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंडक्टिव मेथड की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रॉम पार्ट टू होल जाएंगे, ठीक है, या फिर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, या फिर रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे, या फिर फ्रॉम नोन टू अननोन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का अगर डिफरेंस आप देखो, ठीक है, तो डिडक्टिव में क्या होता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इंडक्टिव में एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रॉम नोन टू अननोन। ओके, क्योंकि डिडक्टिव की बात करें तो वहाँ पे अननोन से नोन की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 146, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है ना, तो उसमें क्या होगा, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी या फिर लैक ऑफ वैलिडिटी या फिर लैक ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेन ड्रॉबैक क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम लोग चीज़ों को। ठीक है ना, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें चीज़ें हम एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 146 का जो मेन ड्रॉबैक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। 147, विच क्वालिटीज़ आर एक्यूरेट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी। ओके, तो क्वालिटीज़ कौन सी एक्यूरेट होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, वैलिड होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। ठीक है, 147 का बहुत सिंपल आंसर है ऑप्शन बी। चीज़ें जब वैलिड होंगी एग्जामिनेशन में तभी तो ठीक होगा ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 148, द मेन एम ऑफ एक्सरसाइज ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज, टू अंडरस्टैंड न्यू फार्मूला या फिर टू इन्हांस कंप्यूटेशनल स्किल या फिर टू क्लियर द न्यू कॉन्सेप्ट, टू यूटिलाइज द नॉलेज इन न्यू सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की ड्रिल के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, मेन एम ऑफ एक्सरसाइज ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो मेन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, हम अपनी कंप्यूटेशनल स्किल को क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, कंप्यूटेशनल स्किल है। इसको इन्हांस करेंगे तभी तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ कर पाएंगे। तो 148 का आंसर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू इन्हांस कंप्यूटेशनल स्किल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 149, इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल टू इस्टेब्लिश द फॉर्मूला
या फिर टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू फार्मूला, या फिर टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप इंडक्टिव मेथड की बात करो तो इसमें क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम फॉर्मूले की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या फॉर्मूले को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो 149 का आंसर ऑप्शन ए, टू इस्टेब्लिशिंग फॉर इस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला। ओके, नाउ अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये पेपर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, लैंग्वेज एंड स्टाइल, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है टेक्स्ट बुक का, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। सब्जेक्ट मैटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लैंग्वेज और स्टाइल भी, और फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सिंपल है, 150 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये जो 60 क्वेश्चंस किए हैं हमने मैथ्स और साइंस को मिला के, ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।